आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो थंबनेल में हम सब जान चुके हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, तो उसके कुछ MCQs के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलते हैं आज के पहले MCQs पर। पहला MCQs पढ़ते हैं। प्रेजेंटली हाउ मेनी आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने प्रेजेंट आर्टिकल हैं? तो वो हैं 448 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इतने आर्टिकल 448 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंटली आर्टिकल हैं। प्रेजेंटली हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट और शेड्यूल कितने हैं? तो हम जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 22 and 8, सेकंड ऑप्शन है 25 and 12, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 25 and 13, डी ऑप्शन है हमारे पास 22 and 10। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है 25 and 12 का जो ऑप्शन है ये हमारे पास राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जो नवंबर है, ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय होम रिपोर्ट एडवोकेट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसकी रिपोर्ट ने पहले कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होने चाहिए? तो नेहरू जी ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी 1928 में। तो इनकी रिपोर्ट ने पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन को पावर दी गई है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ये जो पावर है यहाँ पे बताया गया है, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या द सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनफोर्स करा सके। जैसे कि हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है पावर्स हैं एनफोर्स कराने की कि वो फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनफोर्स करा सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो ये पावर है आर्टिकल 32 के अंडर मिली है। इसमें उनको 5 रीट्स या 5 ऑर्डर मिले हैं जिनके तहत वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हायर कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत ये पावर मिली है? तो 226 आर्टिकल के अंदर हायर कोर्ट को भी ये पावर दी गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल या रिजिड? तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा इसका जस्टिसेबल इन नेचर। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम जुडिशरी के पास जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ PM, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विलिंग ऑफ प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा कि ये इमरजेंसी के दौरान हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। किन किन राइट आर्टिकल को छोड़ के 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी के। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरली नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स और सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। किन प्रोविजन है हमारे पास जिनके द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड करते हैं? तो आर्टिकल 358 में बताया गया है इसके बारे में, और 359 में भी
प्रोविज़न दिया गया है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा और एडिशनल मैंने कुछ लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है। तो आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है। स्टेट रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है। तो 356 आर्टिकल के तहत हमारे स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कैसे लगती है। तो आर्टिकल 360 जो हमारे पास आर्टिकल है इसके तहत हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। हम रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब समझते हैं। वन एक्ट फॉर ऑल एंड ऑन जुडिशरी फॉर ऑल, या वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल एक्ट फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो वन एक्ट फॉर ऑल ऑन जुडिशरी फॉर ऑल वाला जो पहला ऑप्शन है ये सही रहेगा। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन सिटीज़न। तो कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जो इंडियन के सिटीज़न हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल हमारे पास पहला जो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3, आर्टिकल 13 to 36, आर्टिकल 15 to 14, आर्टिकल 16 to 40। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में हमें बताया गया है। आज के 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है हमें इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ प्रोवाइडेड, कि ये वाला जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 14 में या आर्टिकल 12 में। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो आर्टिकल 14 जो है इसमें इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। द राइट टू इक्वलिटी इज़ गिवन बाय, राइट टू इक्वलिटी जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया है। तो हमारे पास आर्टिकल 13 दिया है, आर्टिकल 14 दिया है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो हम सब जानते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे पास 14 to 18 राइट्स के बीच में हमारे पास राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल जो 13 है हमारे पास, तो ये राइट टू इक्वलिटी में नहीं आता है। इसीलिए हमारे पास जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारे ए एंड बी, ये नहीं रहेगा। ए बी एंड सी ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आर्टिकल 13 आ रहा है। ए बी सी डी जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये राइट रहेगा। तो हमारे पास अगला है द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन पता होना चाहिए कि हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये कहाँ से अडॉप्ट किया है। फ्रांस से, जापान से, आयरलैंड से या यूएसएसआर से। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास जो हमारे पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड वाला, यहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हमारे पास ये हमारे पास 36 आर्टिकल से लेकर 51 आर्टिकल के बीच में रहती है और हमारे पार्ट 4 में इसके बारे में बताया गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13th क्वेश्चन था आज का, तो इसको पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ग्रांटेड। किस में हमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है।
तो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 18 में या आर्टिकल 17 में। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 17 में इसके बारे में बताया गया है। अगर आप इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो मैं प्लेलिस्ट में जाके देखें, उसमें इसके बारे में पूरे डिटेल में बता रखा है। तो आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 14 पे। विच आर्टिकल इंश्योर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सा आर्टिकल हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करता है? तो हम पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमारे पास। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 31। तो हमारे पास एक्सप्रेशन की फ्रीडम देता है वो आर्टिकल 19 हमारे पास दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। न्यूज़पेपर को जो फ्रीडम मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्पेशल प्रोवाइड की गई है उन्हें आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 1 और ब्रैकेट में ए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अंदर इस फंडामेंटल राइट के तहत इन्हें फ्रीडम दी गई है। तो लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी हमें किस आर्टिकल में बताया है? तो ये 21 जो है हमारा पास आर्टिकल, इसमें हमें इसके बारे में बताया गया है, ना कि 19 में, ना ही 20 में और ना ही 22 में। हर एक आर्टिकल के बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर हम अभी बनाना शुरू हो जाएं तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आज के हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सनल राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। मतलब कहीं भी घूमने की आज़ादी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये 19 आर्टिकल जो है इसके बारे में हमें बताता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। राइट टू प्राइवेसी हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ये हमारे पास आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में डी और इसके साथ साथ 21 आर्टिकल भी हमारे पास प्राइवेसी के बारे में बताएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज का हमारा 19 क्वेश्चन है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू, ये किसके बारे में बताता है? तो ये हमें बताता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा। राइट टू इक्वलिटी हमारे पास नीचे पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़े से मैंने बताया है तो इसके बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। अगले आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का। इधर ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आप समझ लेना कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन रहता है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। तो नीचे थोड़ी से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास 12 और 13 आर्टिकल आते हैं, वो भी आते हैं। तो हमारे पास राइट टू इक्वलिटी हमारे पास 14 to 18 आता है। राइट टू फ्रीडम हमारे पास 90 to 92 रहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे पास 23 to 40 रहता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारे पास, ये हमारे पास रहता है 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट है हमारे पास 29 से लेकर 13 के बीच में रहता है। और हमारे पास है राइट टू प्रॉपर्टी जो एबॉलिश हो चुका है अंडर अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978 में इसे एबॉलिश कर दिया गया है और आज ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडीज़ हैं हमारे पास, इसमें 5 तरह के हमारे पास रिट्स आती हैं, जिसमें हैबी कॉर्पस आता है, मेंडमस आता है, प्रोहिबिशन आता है, सरसरी आता है, कियो वारंटो आता है। ये हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो रेडमी रहती है हमारे पास, तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है।
हमारे पास आर्टिकल 33 में हमारे पास आर्म फोर्स और फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड रहेगा। आर्टिकल 34 में हमारे पास मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन रहेगा। आर्टिकल 35 में हमारे पास पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स रहती हैं लॉ को बनाने के लिए और वही उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर इसके बारे में आपको हर एक जो आर्टिकल है उसके बारे में डिटेल चाहिए तो ये मैंने पिछली वीडियो में बना रखी है, उसे ज़रूर देखें, तभी जाके ये आपके हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।